हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां आज अपन चर्चा कर रहे हैं 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी लेसन नंबर 7, जिसका पार्ट फर्स्ट आज अपन में देख रहे हैं, जिसमें पार्ट का नाम है रब्बी की फसलों के रोग यानी डिजीज ऑफ रब्बी क्रॉप्स। उसमें जो फर्स्ट रोग दे रखा आपने गेहूं का काला या स्तंभरोली जो रोग है उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार आया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और भी आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी के वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हो या चैनल की प्लेलिस्ट में इसे ज़रूर देख सकते हो। देखिए, वीडियो चालू करते हैं। फर्स्ट रोग जो अपने दे रखा है वह गेहूं का काला या स्तंभरोली रोग दे रखा है। तो इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले तो जैसे कि अपने पाठ का नाम क्या है, अपन ने रब्बी के फसलों के रोग पढ़ रहे हैं। तो रब्बी की फसलें कौन सी होती है? रब्बी की फसलें अपन कहते हैं जो सामान्य तौर पर शीत ऋतु में जो बोई जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? रब्बी की फसलें कहते हैं। जो लगभग अपन कहते हैं कि अक्टूबर नवंबर के अंदर बोई जाने वाली फसलें होती है और लगभग अपन कहते हैं मार्च अप्रैल में इन्हें काट लिया जाता है। मार्च में अपन कह सकते हैं इनकी कटाई हो जाती है, अप्रैल में कटाई हो जाती है। तो वो कौन सी होती है? रब्बी की फसलें होती है। और उनकी मुख्य फसल कौन सी होती है? गेहूं है। तो गेहूं का ये अपन रोग पढ़ रहे हैं, गेहूं का काला या स्तंभरोली रोग। तो देखिए, ब्लैक ऑफ स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लैक और स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट। तो भारत में यह जो रोली रोग है ना, उन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है जहां गेहूं की खेती की जाती है। यानी जहां पर भी अपन मान सकते हैं गेहूं की खेती होती है ना, उन सब जगह यह रोग अनिवार्य रूप से उपस्थित है। यह भारत के मैदानी क्षेत्रों में मिलता है। मैदानी क्षेत्रों के अतिरिक्त पहाड़ों पर 10,000 फीट ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी मिल जाता है। परंतु उत्तरी भारत से पिछले कुछ समय से यह रोग गेहूं की फसल पर प्रकट नहीं हो रहा है। उत्तरी भारत में अगर देखें तो पिछले कई वर्षों से अपन कह सकते हैं कि यह रोग गेहूं की फसल पर दिखाई नहीं दे रहा है। परंतु देश के दक्षिणी और प्रायद्वीपीय भागों में यह रोग नवंबर माह में दिखाई देने लगता है। नवंबर माह में अपन देखते हैं यह रोग दिखाई देने लगता है, जिससे गेहूं की फसल को अत्यधिक क्या होती है? हानि भी होती है। जिससे जो गेहूं की फसल होती है उसे अत्यधिक हानि का सामना करना पड़ता है। अब अपन बात करते हैं इस रोग के जो लक्षण होते हैं, वह देखिए क्या क्या होते हैं। लक्षण यानी कि सिम्टम्स की अपन बात कर रहे हैं। तो इस रोग के प्रारंभिक लक्षण जो होते हैं वो पौधे के तने, संधि स्तंभ, उसका जो पर्णाच्छद होता है, पत्तियों की निचली सतह एवं डंठल पर उनके लंबे अक्ष के समानांतर लंबे एवं संकीर्ण दीर्घ वृत्ताकार प्रभामंडल सहित या उसके रहित फफोले या स्फोटों के रूप में प्रकट होते हैं। दोबारा देखिए, इस रोग के जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं ना, पौधे के तने, उसके संधि स्तंभ, उसका पर्णाच्छद, पत्तियों की निचली सतह, डंठल, उनके लंबे अक्ष, समानांतर लंबे और संकीर्ण दीर्घ वृत्ताकार प्रभामंडल सहित या उसके रहित फफोलों या स्फोटों के रूप में क्या होते हैं? ये प्रकट होते रहते हैं। ये स्पोट जो होते हैं ना, ये स्पोट यूरिडीनियम होते हैं और इनको ढकने वाली झिल्ली में बाह्य त्वचा के नष्ट होने या फटने पर भूरे रंग के अपन कहते हैं पदार्थ दिखाई देते हैं। ये देखिए, डायग्राम में भी अपन देख सकते हैं गेहूं के पौधे पर स्तंभ कीट के जो लक्षण है वह तो यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। तो ये स्पोट यूरिडीनियम होते हैं और इनको ढकने वाली झिल्ली में बाह्य त्वचा के नष्ट होने या फटने पर भूरे रंग के यूरिडीनियो बीजाणु चूर्णी समूह से निकलते हुए दिखाई देते हैं। यूरिडो बीजाणु यानी अपन कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं कि चूर्ण के रूप में, एक समूह के रूप में अपने को दिखाई देते हैं। बीजाणु जो होते हैं ऐसा लगता है कोई चूर्ण रखा हुआ। फसल के पकते समय इन स्पोटों का जो रक्ताभ भूरा रंग है, गहरे भूरे रंग या काले रंग में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। रक्ताभ अपन कह सकते हैं कि रक्त के समान है। तो रक्ताभ जो होता है भूरा रंग का, गहरे भूरे रंग का या काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा अपन मानते हैं कि टीलियम बनने से होता है।
फिर अपन देखते हैं कि जो टीलियम होता है, टीलियम में अखरोट जैसे गहरे भूरे रंग के टीलियो बीजाणु भरे रहते हैं। जो टीलियम होता है ना, उसमें अखरोट जैसे गहरे भूरे रंग के टीलियो बीजाणु भरे रहते हैं, और इस रोग की उग्र अवस्था में पौधे जो होते हैं वह बौने रह जाते हैं। इस रोग की उग्र अवस्था में पौधे बौने रह जाते हैं एवं दोजियां भी कम निकलती हैं। उग्र अवस्था में अपन कहेंगे पौधे बौने रह जाएंगे, दोजियां कम निकलेगी, और बालियों में दाने जो होंगे वह भी सिकुड़ जाएंगे, और बार में कैसे बनेंगे, हल्के होंगे, या कभी कभी दाने बनते भी नहीं है, और इनका जो भूसा होता है वह भी सूख कर एक भंगुर प्रकृति का हो जाता, हार्ड हो जाता है। अब बात करते हैं इसके रोगजनक की। तो इसका रोगजनक देखिए कौन सा होता है। इस रोग का रोगजनक जो पैथोजन है, पक्सीनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई, पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। यह रोगजनक क्या है? एक विकल्पी तथा बहुरूपी कवक होता है। क्या होता है? एक विकल्पी तथा बहुरूपी क्या होता है? कवक होता है। क्योंकि इसके संपूर्ण जीवन चक्र में 5 प्रकार के बीजाणु, संपूर्ण जीवन चक्र में 5 प्रकार के बीजाणु क्रमशः टीलियो बीजाणु, यूरेडो बीजाणु, बेसिडियो बीजाणु, स्पर्मेसिया या पिक्नोस्पोर और ईसियो बीजाणु बनते हैं। 5 प्रकार के बीजाणु देखे तो कौन कौन से? टीलियो बीजाणु बनते हैं, यूरेडो बीजाणु बनते हैं, बेसिडियो बीजाणु बनते हैं, और स्पर्मेसिया या पिक्नोस्पोर एक 5वां ईसियो बीजाणु, इनका क्या होता है? निर्माण होता है। यूरेडो बीजाणु जो होते हैं वह टीलियो बीजाणु, यूरेडो बीजाणु, टीलियो बीजाणु गेहूं पर, और जो पिक्नो बीजाणु व ईसियो बीजाणु होते हैं वे एकांतर प्रपोसी बर्बेरिस या महोनिया या महो बर्बेरिस पर बनते हैं। जरूर से याद रखना, यूरेडो बीजाणु, टीलियो बीजाणु तो गेहूं पर बनते हैं, और जो पिक्नो बीजाणु व ईसियो बीजाणु एकांतर जो परपोसी होता है इसे बर्बेरिस या महोनिया या महो बर्बेरिस पर बनते हैं। क्योंकि इस कवक में सभी अवस्थाएं पाई जाती है, अतः इसे दीर्घ चक्री कवक के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि यह कवक अपना जीवन चक्र 2 परपोषियों पर पूर्ण करता है। क्योंकि यह जो कवक होता है ना, यह अपना जीवन चक्र 2 परपोषियों पर पूर्ण करता है, इसलिए इसे दीर्घ चक्री कवक के नाम से भी अपन जानते हैं। और 2 परपोषियों पर पूर्ण करता है, अतः इसे बिनासरी कवक के नाम से भी अपन जानते हैं। बिनासरी यानी अलग अलग जगह आश्रय प्राप्त करता है, 2 परपोषियों पर आश्रय प्राप्त कर रहा है, इसलिए बिनासरी के नाम से भी अपन इसे जानते हैं। अब देखो एक वर्ड आ रहा है अपने यूरेडो बीजाणु, उसके बारे में बात करते हैं। यूरेडो बीजाणु क्या होते हैं? तो यह एक कोशिक अंडाकार से दीर्घ वृत्ताकार द्विकेंद्र की भूरे रंग के बीजाणु होते हैं। एक कोशिक अंडाकार से दीर्घ वृत्ताकार द्विकेंद्र की भूरे रंग के बीजाणु होते हैं, जिनकी बाह्य भित्ति पर लघु सूल जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिसमें क्या होते हैं? 4 जनन छिद्र भी होते हैं। ये यूरेडो बीजाणु की पहचान होती है। ये कोशिक अंडाकार से दीर्घ वृत्ताकार द्विकेंद्र की भूरे रंग के बीजाणु होते हैं, जिनकी बाह्य भित्ति पर लघु सूल जैसी संरचनाएं पाई जाती है और 4 जनन छिद्र स्थित होते हैं। फिर बात करते हैं अपन टीलियो बीजाणु की। तो टीलियो बीजाणु संवृत्तीय द्विकोशिकीय है, तरकु रूप मोटी भित्ति वाला, गोल शीर्ष या थोड़ा नुकीले होते हैं, और अग्र सिरे पर भित्ति की मोटाई क्या होती है? अधिक होती है टीलियो बीजाणु की। तो देखिए 2 डायग्राम दिख रहे हैं इसमें। जो फर्स्ट वाला डायग्राम है यह तो प्रदर्शित कर रहा है किसे? यूरेडो बीजाणु को, और दूसरा कर रहा है टीलियो बीजाणु को। दोनों को डायग्राम के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। अब आगे अपन बात करते हैं जो टीलियो बीजाणु की बात कर रहे हैं। तो टीलियो बीजाणु का रंग जो होता है गहरा भूरा अखरोट के जैसा होता है। यानी टीलियो बीजाणु का रंग जो होता है वह गहरा भूरे रंग का अखरोट के समान होता है। प्रारंभ में टीलियो बीजाणु क्या होता है? द्विकेंद्र की होते हैं, 2 केंद्रक पाए जाते हैं, परंतु जब ये परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व होने पर द्विगुणित एक केंद्र के हो जाते हैं, यानी कि एक केंद्रक बन जाएगा, दोनों केंद्रक एक हो जाते हैं, इसलिए द्विगुणित एक केंद्र के हो जाते हैं, तथा अंकुरित होकर प्रोबेसिडियम बनाते हैं। अंकुरित होकर प्रोबेसिडियम का निर्माण करते हैं, जिस पर एक केंद्र के
लैंगिक बेसिडियो बीजाणु का क्या होता है, निर्माण इसके अंदर होता है। आगे देखिए फिर अपन बात करते हैं किसके बारे में, बेसिडियो बीजाणु। थर्ड बेसिडियो बीजाणु। तो प्रोबेसिडियम की प्रत्येक जो कोशिका है ना, उसकी प्रांगुल पर एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय, अगुणित बीजाणु बनते हैं। एक कोशिका है ना, एक कोशिका से निर्मित एक केंद्र के, एक ही केंद्र को होगा, अगुणित यानी गुणसूत्र संख्या हाफ होती है, वह जोड़े के अंदर अपन मान सकते हैं नहीं होती है, आधी गुणसूत्र संख्या होती है। जैसे अपनी बॉडी में अपन मानते हैं 46 होती है, तो अगर वह अपने जो युग्मक होते हैं उनमें 23 होती है ना, तो उसे अपन क्या कहते हैं, उस अवस्था को अगुणित अवस्था कहते हैं, यानी आधी हो जाती है। तो अगुणित बीजाणु बनते हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं, बेसिडियो बीजाणु कहते हैं। ये एकांतर प्रपोषी को क्या करते हैं, संक्रमित करने का कार्य करते हैं। फिर बात करते हैं अपन पिक्नोस्पोर, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, पिक्नोस्पोर यानी बीजाणु, पिक्नो बीजाणु। बेसिडियो बीजाणुओं का अंकुरण एकांतर परपोषी बर्बेरिस महोनिया पर होता है तथा परपोषी में प्रवेश कर एक केंद्र की पटयुक्त कवक जाल का निर्माण भी करते हैं, जिससे 3-4 दिन बाद फ्लास्क की तरह की संरचना बनती है, जिसे पिक्निया कहते हैं, जिसमें एक केंद्र की है पतली भित्ति वाले पिक्नो बीजाणु या स्पर्मेसिया तथा स्पर्मोगोनियम, स्पर्मेसिया तथा अपन मानते हैं कि स्पर्मोगोनियम या रिसेप्टिव हाइपी या गाह्य कवक के तंतु का क्या होता है, निर्माण होता है। विपरीत प्रकृति के जो पिक्नो बीजाणु तथा ग्राह्य कवक तंतु आपस में जुड़कर या संलयित होकर द्विकेंद्रीय कवक जाल का निर्माण कर लेते हैं, जो पत्ती की निचली सतह पर एकत्रित होकर ईसीओ बीजाणु का निर्माण करते हैं। पत्ती की जो निचली सतह होती है उस पर एकत्रित हो जाएंगे और ईसीओ बीजाणु का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। आगे अपन बात करते हैं ईसीओ बीजाणु क्या होते हैं। तो ये भी एक कोशिकीय द्विकेंद्रीय षटकोणीय स्पष्ट मोटी भित्ति युक्त होते हैं। इनमें 6 जनन छिद्र पाए जाते हैं। ये बीजाणु श्रृंखला में बनते हैं और ये आपस में एक अंतर्वेशी विभज्योतक के द्वारा जुड़े हुए भी रहते हैं। ये अंकुरण कर प्राथमिक परपोषी गेहूं को संक्रमित कर सकते हैं तथा यूरेडो बीजाणु का निर्माण भी करते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, ईसीओ बीजाणु। क्या विशेषता होती है, एक कोशिकीय द्विकेंद्रीय षटकोणीय स्पष्ट मोटी भित्ति युक्त होते हैं। जनन छिद्र कितने होते हैं, 6 जनन छिद्र होते हैं। ये बीजाणु श्रृंखला में बनते हैं और आपस में एक अंतर्वेशी उपज्योतक से जुड़े भी रहते हैं। ये अंकुरण कर एक प्राथमिक परपोषी गेहूं को क्या करते हैं, संक्रमित कर सकते हैं तथा यूरेडो बीजाणु का क्या करते हैं, निर्माण कर लेते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके रोग चक्र की। तो देखिए इसका रोग चक्र। भारतवर्ष में इस रोग की पुनरावृत्ति के लिए एकांतर परपोषी की आवश्यकता नहीं होती है। भारतवर्ष में इस रोग की पुनरावृत्ति के लिए एकांतर परपोषी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पुनरावृत्ति के लिए पहाड़ों एवं ऊंचे स्थानों पर ग्रीष्म काल में बोई हुई गेहूं की फसल, जंगली गेहूं या अन्य संपार्श्विक परपोषियों पर कवक जो होते हैं वह जीवित बने रहते हैं तथा मैदानों पर गेहूं पर प्राथमिक निवेश द्रव्य का कार्य करते हैं। पक्सिनिया ग्रेमिनिस के लिए ब्रेकिपोडियम सिल्वेटिकम, ब्राइजा माइनर, ब्रोमस पेटुलस, एग्विना फेटुआ आदि घास की जातियां संपार्श्विक परपोषी के रूप में कार्य करती है। भारत में देखें तो भारत में नीलगिरी व पुलनी पहाड़ियाँ व हिमालय के तराई क्षेत्र में स्वतः उगने वाले गेहूं या ग्रीष्म काल में की जा रही खेती पर बने यूरिडो बीजाणु प्राथमिक निवेश द्रव्य के रूप में मैदानों में बोए गए गेहूं पर क्या करते हैं, संक्रमण करते हैं। तो इस प्रकार प्रति वर्ष मैदानी भागों में कीट रोग उपस्थित होता है।
ग्रीष्म काल में अत्यधिक तापक्रम के कारण मैदानों में पूर्व में उपस्थित यूरेडो बीजाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो अपन कहते हैं मैदानी भागों में जो कीट रोग होते हैं वो उपस्थित रहते हैं, और ग्रीष्म काल में जब टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है तो यूरिडो बीजाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं अपन इस रोग का जो मैनेजमेंट या प्रबंधन होता है। तो प्रबंधन में अपने को पता है फर्स्ट कौन सा आता है, अपना शस्य प्रबंधन आता है, कल्चरल मैनेजमेंट। फर्स्ट देखिए, गेहूं की शीघ्र पकने वाली किस्म को बोकर रोग के प्रकोप से बचा जा सकता है। यानी गेहूं की शीघ्र पकने वाली किस्म को अगर बोएंगे तो कम समय लगेगा पकने में और रोग से बचा जा सकता है। देर से पकने वाली किस्मों की बुआई शीघ्र की जानी चाहिए, और जिनको पकने में ज़्यादा समय लगता है उनकी जो बुआई है वह क्या होनी चाहिए, समय से पहले करनी चाहिए। दूसरा अपन देख सकते हैं, फसलों में प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए संतुलित उर्वरकों का उपयोग भी किया जाना चाहिए। फसलों में अगर प्रतिरोधक क्षमता अपने को बढ़ानी है तो संतुलित उर्वरकों का भी उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, संतुलित सिंचाई की जानी चाहिए, यानी सिंचाई भी बराबर मात्रा में आवश्यकता के अनुसार की जानी चाहिए। ये था इसका शस्य प्रबंधन। अब अपन बात करते हैं जैविक प्रबंधन की। तो देखिए, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, रोग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करना चाहिए। अब किस्में देखिए कौन कौन सी है, HD 2867, NIDW 295, HPW 217, 224, 228, HS 375, 443, 456, 460, VL 867, 868, HD 2865, 2594, 2834, PBW 525, 530, UP 2594 आदि को बोया जाना चाहिए। आगे देखिए रासायनिक प्रबंधन। फर्स्ट, रोग के लक्षण दिखाई देने पर ट्राई एडिमेफोन 0.2% के 2 छिड़काव। रोग के लक्षण दिखाई देने पर ट्राई एडिमेफोन 0.2% के 2 छिड़काव 7 से 20 दिन के अंतराल पर करने से रोग तीव्रता को कम किया जा सकता है। यानी रोग की तीव्रता अगर अपने को कम करनी है तो 7 से 20 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना होगा। किसका करना होगा, ट्राई एडिमेफोन 0.2% का। फिर आगे देखिए, इसी में रोग के लक्षण प्रकट होने पर जिनेब 76%, WP 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या घुलनशील गंधक जो होता है 0.25%, या ऑक्सीकार्बोक्सिन BCC 0.2% कह सकते हैं के 4 से 5 छिड़काव 8 से 10 दिन के अंतराल पर करके रोग का प्रबंधन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं रासायनिक प्रबंधन अपनाकर इस रोग को दूर किया जा सकता है। तो ये आज एक अपना छोटा सा रोग था, इसके लिए वीडियो बनाया था। और आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जितने भी आपके एग्रीकल्चर बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं सबके पास वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, यानी अगला जो रोग आएगा 2 नंबर का उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।